आप सभी को सादर नमस्कार। बीए फर्स्ट सेम में डीएससी और जीई में राजनीति विज्ञान का जो राजनीतिक सिद्धांत का पेपर है उसकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चारों यूनिट जो हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, उनको कैसे लिखना है ये बताने का मैं प्रयास करूंगा। और तीसरा, एक पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगा जो हम लोग टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। अगर आपका कल भी पेपर है, एक हफ्ते बाद पेपर है, एक महीने बाद पेपर है, आप इस वीडियो को देखिए और जो बेसिक अवधारणाएं हैं ना उनको समझिए। देखिए, राजनीति विज्ञान बहुत आसान चीज़ है अगर आप उसको थोड़ा भी समझते हैं। आसान इसलिए क्योंकि आपको बस रिलेट करना है, आपके आसपास तो ये हो ही रहा है। जैसे मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली इकाई जो है वो राजनीति विज्ञान के बारे में बेसिक चीज़ है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, क्षेत्र क्या होता है। जैसे इसमें एक चीज़ है शक्ति। शक्ति क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? आप जैसे यूज़ करते हैं ना कि ये शक्तिशाली नहीं है। शक्ति मतलब होता है किसी से वो चीज़ कराना जो वो सामान्यतः नहीं करना चाहता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको रात को सोना है, दिन को जागना है, आप सामान्यतः वो करते हैं। मैं आपको बोलूं कि आपको मोबाइल चलाना है, वो आप सामान्यतः करते हैं, तो मैं शक्तिशाली नहीं कहलाऊंगा। शक्तिशाली मैं तब हूं जब मैं आपको बोलूं कि मोबाइल नहीं चलाना है, तुमको रात को जगना है, दिन को सोना है, और आप अगर मेरी बातें मानोगे जो आप नहीं करना चाहते तो मैं शक्तिशाली कहलाऊंगा। ये शक्ति है। शक्ति दो टाइप की हो सकती, एक हो सकती वैध शक्ति, एक हो सकती अवैध शक्ति। जैसे मान लीजिए वैध शक्ति जिसको आप चुने हैं खुद से, जैसे आप अपनी सरकार को खुद चुने हैं। अब जब कोविड आया तो सरकार बोली कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन है। आप घर से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकले, तो वो जो शक्ति वो कहलाती वैध शक्ति। और यही वैध शक्ति है सत्ता। लेकिन एक अवैध शक्ति भी है। मान लीजिए कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए और बोले जो निकलेगा गोली मार दूंगा, तो भी तो आप नहीं निकलोगे ना। लेकिन मतलब आप जो करना चाहते वो आप नहीं कर रहे, लेकिन उसके पास शक्ति है, लेकिन वो शक्ति अवैध शक्ति है। तो ये तीन चीजें हैं। मतलब एक लाइन में अगर मैं बोलूं, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती, वैधता मतलब जो जिसको आप खुद चुने हैं, तो वो कहलाती है सत्ता। इसीलिए आपकी सरकार के पास सत्ता है। फिर हम राज्य की बात करेंगे। राज्य कैसे बना होगा? देखिए, ये भी बड़ा रोचक सवाल है कि यार राज्य कभी ना कभी तो बना होगा। पहले भी आपको पता है इंसान गुफाओं में रहता था, आदि मानव थे, ये सब पता है ना। आदि मानव थे, वो गुफाओं में रहते थे, पत्थर रगड़ के आग जलाते थे। कभी तो एक साथ आए होंगे और बोले होंगे हमको राज्य बनाना है। तो कैसे बना होगा? वो कल्पना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या हुआ भी होगा तो किसी को नहीं पता। एक कल्पना की बातें हैं। तो ये माना जाता है कि यार पहली चीज कि लोग जब साथ में रहते रहे होंगे आपस में, फिर मात्स्य न्याय की स्थिति थी। मात्स्य न्याय मतलब जो मजबूत है वो कमजोर को मारता था, डराता था। तो जितने कमजोर थे, जैसे तालाब में होता है ना, समुद्र में बड़ी मछली छोटी को खाती है, वैसा वहां भी होता रहा होगा। तो लोग गए भगवान के पास, भगवान को बोले बहुत दिक्कत हो रही भगवान, आप आइए हमारी रक्षा करिए, आप खुद आइए राजा बन के। भगवान बोले यार मैं खुद तो नहीं आ सकता, अपने प्रतिनिधि को मैं भेज देता हूँ। यही है राज्य का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें दिक्कत ये है कि आप बुलाए भगवान के पास गए, भगवान अपने प्रतिनिधि को भेज दिए। जब तक वो अच्छा काम कर रहा है प्रतिनिधि, तब तक तो अच्छा है। मान लीजिए वो प्रतिनिधि गलत काम करने लगा, तो भाई प्रतिनिधि को आप तो नहीं चुने हो ना, आप तो भगवान के पास गए थे, भगवान भेजे। अब मान लीजिए वो गलत किया, तो अब फिर आप भगवान को कहाँ खोजोगे? तो दिक्कत है। मतलब आप उसको हटा नहीं सकते ना, उस राजा को, उस प्रतिनिधि को। इसी के काउंटर में एक दूसरा सिद्धांत आया जो बोला हम भगवान के पास क्यों जाएंगे, हम आपस में समझौता कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये सब आपस में बैठते हैं, इतने सारे जो लोग हैं आपस में बैठेंगे और समझौता कर लेंगे कि यार हम आपस में एक राजा चुन लेंगे, वो राजा की बात सब लोग मानेंगे। तो वो सामाजिक समझौता सिद्धांत हुआ। एक तीसरा सिद्धांत है जो विकासवादी है, जो बोलता है कि यार ऐसा एक दिन में राज्य नहीं बना होगा। मैं कैसे मान लूँ कि जो आपस में लड़ रहे थे एक दिन समझौता किया और सब ठीक हो गया? धीरे धीरे बना होगा, कि परिवार से बना होगा, बाकी चीज़ों से बना होगा, रक्त संबंध से बना होगा, एक बार बना होगा, बिगड़ा होगा, मतलब धीरे धीरे विकास होते होते राज्य बना। तो अगर आपसे पूछे ना कि सबसे सही सिद्धांत कौन सा है राज्य की उत्पत्ति का, तो ये विकासवादी है। क्योंकि ये धीरे धीरे राज्य सही में बना ना, छोटे राज्य बने होंगे, बड़ा बना होगा, फिर टूटा होगा, फिर बना होगा। एक रक्त संबंध वाला सिद्धांत है जो ये बोलता है कि पहले छोटा परिवार रहा होगा, परिवार और बढ़ गया होगा, उसी परिवार का मुखिया रहा होगा राजा, वो और बड़ा होगा, वो फिर परिवार से राज्य बन गया होगा।
तो ये राज्य उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं। फिर हम लोग को स्वतंत्रता देखना है, समानता पढ़ना है, बंधुता पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है कि अधिकार क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में लिखी हैं। तो एक एक करके हम लोग ये सब चीज़ों को देखेंगे। कानून क्या होता है, राज्य के कार्य क्या होते हैं। एक मार्क्सवाद होता है, एक उदारवाद होता है। मार्क्सवाद मतलब ये होता है, कार्ल मार्क्स एक विचारक थे, वो बोले कि यार दुनिया में ना बहुत कम लोग हैं जो अमीर हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गरीब हैं। अगर उनकी भाषा में बोलें और समझाऊं मैं, तो 1% लोग अमीर हैं और 99% लोग गरीब हैं। और ये जो अमीर है ना, इनके पास 99% पैसा है 1% लोगों के पास, और 99% लोगों के पास 1% पैसा और संपत्ति है। इसका उपाय मार्क्स बोले कि यार जितने गरीब हो तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तुम सब एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, जितने अमीर हैं सबको मार डालो, खूनी क्रांति कर दो। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनका पैसा इधर मिल जाएगा, इसको बराबर बराबर बांट लेना। यही मार्क्सवाद है। उससे पहले वो बोले कि राज्य की एक तानाशाही स्थापित होगी और राज्य सबको अपने हिसाब से काम कराएगा। तो ये उनका मेन चिंतन है। वो चिंतन अब जहाँ लागू होता है, अब दिक्कत ये होती है कि इनमें भी जो क्रांतिकारी होते हैं वो नए राजा बन जाते हैं, वो नए अमीर बन जाते हैं। अब जैसे चीन में मार्क्सवाद लागू है, लेकिन चीन में वहाँ के लोग गए कि भाई हमको थोड़ा बहुत स्वतंत्रता दो, वहाँ की सरकार तोप से सबको उड़ा दी। तियानमियान चौक की घटना है, तो फिर वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये मार्क्सवाद बात करता है समानता की। एक और चिंतन है जिसका नाम है उदारवाद। उदारवाद बोलता है कि स्वतंत्रता मिलना चाहिए लोगों को। भाई वो बोलता है कि राज्य को ना लोगों के जीवन में बहुत इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। फिर एक फांसीवाद आएगी, एक नाजीवाद आएगी जो हिटलर की विचारधारा है। तो ऐसी अलग अलग विचारधाराएं हमको पढ़ना है। फिर आपके सिलेबस में एक संप्रभुता है। संप्रभुता समझाता हूँ मैं एक लाइन में। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यार जिसको 5 मिनट 6 मिनट देखना वो भी कुछ तो लिख सके। संप्रभु मतलब होता है, देखो हिंदी में सबसे अच्छी चीज़ है ना कि संधि विच्छेद किया करो, तोड़ा करो शब्द को। संप्रभु मतलब समधन प्रभु, प्रभु मतलब भगवान, ठीक। संप्रभुता मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति संप्रभु कहलाएगा जिसके ऊपर कोई ना हो। मतलब जो किसी से आदेश ना लेता हो, पहली चीज। मतलब उसके ऊपर और कोई व्यक्ति ना हो, मतलब वो टॉप का व्यक्ति हो, पहली चीज। दूसरी, उसके नीचे जितने व्यक्ति हों, ठीक, वो सब इसका आदेश मानते हो। मतलब ये किसी का आदेश नहीं मानेगा। अगर मान लीजिए ये किसी का आदेश मानता है तो फिर वो संप्रभु हो जाएगा भाई। फिर वो किसी का मानता है तो वो संप्रभु हो जाएगा। जो सबसे ऊपर है ना, जिसका आदेश हर कोई मानता है और वो किसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो व्यक्ति कहलाता है संप्रभु। मतलब संप्रभु एक ऐसा सर्वसत्ता संपन्न व्यक्ति है जो किसी और का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है और उसका आदेश मानने के लिए सभी लोग बाध्य हैं। जैसे हमारे संप्रभु मान लो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बोले कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद, ठीक, बंद हो गए ना। राष्ट्रपति का आदेश आया कि लॉकडाउन लगेगा, हो लग गया ना। मैं बोला कि कल से 100 के नोट बंद, बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बात क्यों कोई मानेगा भाई। संप्रभु वो है जिसकी बात हर कोई मानता है। फिर अगली चीज क्या है, लोकतंत्र। तो आपको पता है लोकतंत्र मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। फिर ये शासन के प्रकार भी दिए हैं आपके में। जैसे एक प्रकार दिया है एकात्मक, एक दिया है अध्यक्षात संघात्मक। अगर मैं आपको शब्द से बताऊं एकात्मक मतलब क्या होता है। एकात्मक और संघात्मक। एक मतलब होता है कि सरकार एक लेवल पे हो। जैसे मान लीजिए केवल केंद्र सरकार अगर भारत में होती तो वो कहलाता है एकात्मक सरकार, ठीक, क्योंकि एक लेवल पे, एक स्तर पे सरकार है। जब एक से अधिक स्तर पे सरकार होगी तो वो कहलाएगा संघात्मक। जैसे केंद्र है, हमारे यहाँ राज्य सरकार भी है, तो ये सरकार क्या कहलाएगी, संघात्मक सरकार कहलाएगी। इनके बीच बेसिक डिफरेंस ये है। जब एकात्मक होगी तो निर्णय लेने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि भाई जो एकात्मक है वो अपने मन से लेगा ना निर्णय, उसको जो लेना है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। संघात्मक में क्या है कि राज्य वाले दबाव डालेंगे ना, केंद्र बोलेगा ये कर देते हैं, राज्य बोलेगा नहीं नहीं हमारे लिए नुकसानदायक है,
तो ये संघात्मक का अंतर होता है, एकात्मक और संघात्मक। एक और आपके में दिया, एक व्यवस्था होती संसदीय। संसदीय मतलब होता है जो आपके भारत में क्या होता है संसदीय में, सीधा सीधा कि आप अपने सांसद चुनते हैं, सांसद या विधायक, ये कहलाती विधायिका। जिनको हम चुनते हैं ना, जो कानून बनाने जाते हैं, वो कहलाती विधायिका। जो कार्य करते हैं, जो कानून को लागू करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, वो कहलाती कार्यपालिका। तो जो सांसदों में जिनका बहुमत होता है वो बनते हैं प्रधानमंत्री। आपको पता है कि जैसे अभी चुनाव हुआ, जो पार्टी जीती उसके नेता बने प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ जैसे राज्य में चुनाव हुआ, जो पार्टी जीती उसके नेता बने मुख्यमंत्री, फिर वो अपने पार्टी के लोगों को मंत्री बनाते हैं। तो संसदीय मतलब होता है कि जिसका विधायिका में बहुमत होता है, जिस पार्टी का विधायिका में बहुमत होता है उस पार्टी से कार्यपालिका बनती है। और जब आपका विधायिका से बहुमत खत्म हो गया तो आपको कार्यपालिका से इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, अब उनकी पार्टी से उनका भरोसा खत्म हो गया, वो पार्टी वाले कहीं और चल दिए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। और न्यायपालिका एक तीसरा अंग है, वो अलग ही होती है, न्यायपालिका तो साथ में रहती नहीं है। एक और चीज़ है जो अमेरिका में होती है। अमेरिका में क्या है कि विधायिका अलग होती है, जो चुन के आते हैं, कार्यपालिका अलग होती है। कार्यपालिका को भी जनता डायरेक्ट चुनती है। जैसे अभी आप सुने होंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, वो जनता डायरेक्ट चुनी, जनता इनको नहीं चुनी, इनको अलग चुनती है, इनको अलग चुनती है। और न्यायपालिका अलग होती है। मतलब शासन में तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंग जब अलग अलग होते हैं, इसी को बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। एक और आपके सिलेबस में लिखा है शक्ति का पृथक्करण। और ऑब्जेक्टिव में ये बोलेगा कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया मॉन्टेस्क्यू ने। किस किताब में दिया? ऑन द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो उस सिद्धांत में मॉन्टेस्क्यू बोला कि विधायिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। मतलब तीनों अंग अलग अलग होंगे। और अलग अलग होंगे तो क्या होगा, मतलब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ क्यों पृथक्करण जरूरी है। पहले क्या होता था, शक्ति एक ही में केंद्रीकृत होती थी। जैसे राजा है, अब कानून कौन बनाएगा? राजा बनाएगा। लागू कौन करेगा? राजा करेगा। न्याय कौन करेगा? राजा करेगा। मतलब तीनों शक्ति एक के पास है। अब राजा कानून बनाया कि सभी को मोबाइल देखना बैन है, ठीक, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई रात को नहीं सोएगा सभी को दिन में सोना है। ये राजा कानून बना दिया। अब लागू कौन करेगा? राजा ही करेगा। राजा बोला भाई मैं बनाया हूं तो मैं लागू कर दूंगा। फिर अब आपको दिक्कत हुई, यार बिना मोबाइल के कैसे रहेंगे, बिना रात को सोए कैसे रहेंगे? आप किसके पास जाओगे? न्यायपालिका के पास। वो कौन है? राजा। अब जो खुद बनाया वो मानेगा कि मैं गलत बनाया, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि भाई तीनों अलग अलग हो ना, कानून बनाने वाला अलग हो, लागू करने वाला अलग हो, न्याय करने वाला अलग हो। तो अगर ये कानून गलत बना भी देते हैं विधायिका, तो ये लागू करते समय बोले कि यार तुम गलत बनाए, इसको लागू नहीं करेंगे, मान लो ये लागू भी कर देते हैं, तो हम न्यायपालिका के पास जाएंगे ना कि यार ये गलत कानून लागू हो गया है, इसको हटाओ। तो इसीलिए शक्ति का पृथक्करण जरूरी है, जिससे जनता की स्वतंत्रता बनी रहती है। कोई भी एक अंग निरंकुश नहीं होता। निरंकुश मतलब फिर अपने मन से काम नहीं करता। ये सब जरूरी है शक्ति के पृथक्करण में। और यही जो पृथक्करण का सिद्धांत है वही अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति अलग होता है, विधायिका अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है। फिर हम देखेंगे यही है संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण संतुलन मतलब विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण करेगी, कार्यपालिका इन दोनों के ऊपर करेगी, ये इन दोनों, मतलब ऐसा समझो कि ये तीन लोग हैं मान लो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये इसके और इसके ऊपर कंट्रोल करेगा, ये इसके और इसके ऊपर कंट्रोल करेगा, ये इसके और इसके ऊपर, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करेंगे। राजनीतिक दल मतलब होता है ऐसी पार्टियां, आपको पता है ना राजनीतिक दल भारत में है बहुत सारे हैं। इनका अर्थ क्या होता है कि ये सत्ता के लिए, मतलब जनता के बीच जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता तक पहुंचते हैं। ठीक, कई प्रकार होते हैं। जैसे किसी देश में एक पार्टी, जैसे चीन में एक दलीय व्यवस्था है, कहीं दो दलीय व्यवस्था है, जैसे अमेरिका में दो पार्टियां हैं,
कहीं बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। एक दबाव समूह होता है। दबाव समूह मतलब होता है ऐसे लोग जो सरकार के ऊपर सीधी सी बात है ना, ऐसा समूह जो सरकार के ऊपर अपनी नीतियों को मनवाने के लिए दबाव डालता है। जैसे मान लीजिए किसानों का समूह है, उनको एमएसपी बढ़वाना है, तो भाई वो पार्टी थोड़ी है, वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। उनकी अलग अलग तकनीकें हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं और कई चीज़ें करते हैं जिससे सरकार उनकी मांगों को माने। इनका उद्देश्य कभी ये नहीं रहता कि वो चुनाव लड़के सरकार बनाए, इनका उद्देश्य होता है अपनी मांगों को मनवाना। अगली चीज़ है जनमत। जनमत मतलब होता है जनता का मत। अब जनमत कैसे बनता है? व्हाट्सअप चला के, इंस्टा चला के, मतलब मोबाइल से, न्यूज़पेपर से, आपकी कोई संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, उनसे, आपके जाति जो हैं उनसे, आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे। सामाजिक न्याय क्या है? इसका आप ऐसा समझिए कि सामाजिक अन्याय कैसे होता है। अन्याय होता है धर्म के आधार पे, तो अगर धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा तो न्याय है। जाति के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होगा तो न्याय हो जाएगा। लिंग के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे भेदभाव नहीं होगा तो न्याय हो जाएगा। आपके जन्म के आधार पे, आपके रंग के आधार पे, ये सब अगर भेदभाव नहीं है तो समाज में न्याय हो जाएगा। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जैसे हमारे यहाँ क्या है, जो प्रणाली है उसको बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली। मतलब जो भी वयस्क 18 साल से ऊपर का है उसको चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, उसको वोट डालना चाहिए। तो ये अलग अलग सिद्धांत है जो हमको पढ़ना है। और क्या है, जैसे ये कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य मतलब क्या होता है? ऐसा राज्य जो जनता का कल्याण करता है। अब आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य बहुत सारे काम करता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो राज्य आपको शिक्षा देता है। आप बीमार पड़ गए तो राज्य हॉस्पिटल बनाता है, स्वास्थ्य देता है। आप घर से आते हैं तो राज्य सड़क बनाता है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर देता है। और क्या करता है राज्य? मान लीजिए राज्य आपको जैसे ट्रेन है, राज्य परिवहन व्यवस्था करता है। उसके बाद फिर राज्य आपको क्या बोलेंगे, पोषण देता है, फ्री पीडीएस देता है, धान चावल देता है ना, तो वो भी राज्य करता है। आप देखेंगे ना आसपास बहुत सारे काम राज्य करता है। आप जन्म लेंगे तो आंगनबाड़ी से आप राज्य अलग अलग काम करेगा। राज्य स्कूलों में आपको गणवेश देगा। राज्य मिड डे मील देगा। मिड डे मील मतलब बच्चों को खाना देगा। और बढ़ेंगे तो राज्य रोजगार भी देगा। मनरेगा आप सुने होंगे, कौन रोजगार देता है? जिसको रोजगार नहीं मिलता उसको राज्य बेरोजगारी भत्ता भी देगा। आप इस कॉलेज आते हैं, हो सकता है राज्य उसके लिए भी आपको सब्सिडी दे। तो अलग अलग राज्य आपको स्कॉलरशिप देता है कॉलेज में। तो यही तो लोक कल्याणकारी राज्य है ना, मतलब ऐसा राज्य जो जनता का कल्याण करे, वो राज्य क्या कहलाएगा? लोक कल्याणकारी राज्य। तो ये आपके सामने सिलेबस के पूरे पॉइंट खुले। अब हम एक एक करके इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि वीडियो बहुत लंबा ना बने, लेकिन कुछ छूट भी गया होगा तो बताते जाना। हम लोग मतलब स्टार्ट करते हैं अब, है ना। ये सवाल हैं यूनिट 1 के अलग अलग। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है एक हम लोग का, उसको मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, वहाँ ये सब सवाल रहेंगे। तो ये पूरे सवाल हैं, फिर ये ऑब्जेक्टिव सवाल भी हैं, इनके उत्तर भी दिए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। पहला सवाल है राजनीति विज्ञान का अर्थ बताइए। चलिए मैं ना पहले बोर्ड में ही बताता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। बुक तो आपके सबके पास है भी, हम लोग भी डाल देंगे। राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? राजनीति विज्ञान देखो 2-3 चीज़ों का अध्ययन है। पहला, राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? राज्य का अध्ययन। राज्य का ही तो अध्ययन करते हैं। आगे मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। और राज्य में क्या होता है, अगर आपसे बोले कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या है। अब जैसे भारत एक देश है, इसी को राजनीति विज्ञान में राज्य बोलते हैं। अब आपका जो भी राज्य है उसमें क्या होगा? जमीन के बिना आप राज्य बना दोगे? तो पहली चीज़ है भूभाग। भाई अच्छा शब्द भूभाग है, आप जमीन भी लिख दोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब केवल जमीन होगी, लोग नहीं रहेंगे तो कुछ हो पाएगा? तो दूसरी चीज़ है जनसंख्या, जनसंख्या भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है सरकार। भाई सरकार रहेगी तभी तो, नहीं तो जनसंख्या तो कुछ भी उत्पात मचा देगी। और सरकार की सब बात माने ना तभी तो राज्य बनेगा।
तो बात मानने को हम क्या पढ़े, चौथी चीज संप्रभुता। तो राज्य के अगर 4 तत्व आपसे पूछे तो ये 4 हैं, ये सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग और इन्हीं का हम लोग अध्ययन करते हैं। मतलब राजनीति विज्ञान में पहला आप अध्ययन करोगे राज्य का, दूसरा किसका करोगे, अब लोग बोलते हैं राज्य में तो ये 4 चीज हैं, सबका थोड़ी करते हैं। भूभाग तो हम भूगोल में पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल में पढ़ते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं स्पेसिफिक बोलो ना भाई, कि राज्य का कर नहीं करते, सरकार का अध्ययन करते हैं। तो दूसरे लोग बोलते हैं कि सरकार का अध्ययन होता है राजनीति विज्ञान में। फिर तीसरे लोग आते हैं, जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, कोई ये है वो है वो है ये है, तो तीसरे नहीं, बीच बचाव वाले बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हैं, बोले राज्य का अध्ययन, तुम क्या बोल रहे हैं, सरकार का। तीसरे आए बोले यार दोनों का होता है, राज्य का भी होता है सरकार का भी होता है। ठीक, अब इसके ना अलग अलग परिभाषाएं हैं जो आपको पता रहना चाहिए राजनीति विज्ञान की। जैसे गार्नर की एक परिभाषा बहुत फेमस है, ये आपसे पूछ भी सकता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत दोनों राज्य से होता है। ये परिभाषा तो याद रखना, गार्नर, राजनीति विज्ञान का आरंभ और कैसे होता है। राजनीति विज्ञान में हम क्या देखते हैं, सरकार कैसे बनती, कानून क्यों जरूरी है, न्याय क्या है, ये सब। अब अगली चीज है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। ये आप कोई भी विषय पढ़ना सब में सेम रहता है। प्रकृति 2 होती है किसी की भी, एक होता है विज्ञान, एक होता है कला। इसका मतलब ये है कि यार जैसे प्रकृति क्या है, जैसे हम 10th पास किए हम लोग, तो क्या लेना था, या तो साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, तो यही 2 प्रकृति, कॉमर्स को यहाँ नहीं मानते। अब इसमें क्या है कि पहले हम बोलेंगे कि विज्ञान है, इसके पीछे क्या क्या तर्क हैं, फिर बोलेंगे विज्ञान नहीं है, इसके पीछे क्या क्या तर्क हैं, फिर बोलेंगे कला है, तो कला में सीधा सीधा एक लाइन लिखना कि सत्यम, कला क्या है, जो सत्य है, जो सुंदर है और जो शिव है। तो भाई कला ही है ऐसे तो, लेकिन हम ना राजनीति विज्ञान बोलते हैं, मतलब विज्ञान कुछ तो होगा। तो विज्ञान क्यों है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में, विज्ञान में क्या होता है, किसी का भी ना अध्ययन अच्छे से किया जाता है। तो जैसे हम लोग अगर यहाँ पढ़ें कि विज्ञान क्यों है, तो पहला लॉजिक इसके पीछे है कि यार व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी थोड़ी करते हैं भाई, व्यवस्थित करते हैं कि पहले राज्य पढ़े, फिर सरकार पढ़े, फिर राजनीति पढ़ेंगे, एक सिलेबस से पढ़ रहे हैं ना। तो यही तो विज्ञान में होता है, व्यवस्थित अध्ययन। दूसरा हम सामान्यीकरण करते हैं, जैसे आप ये बोल सकते हो ना कि अगर राजा अत्याचारी होगा तो जनता उसको हरा देगी, तो सामान्यीकरण, सामान्य फैक्ट है ये। अगला हम अनुभव के आधार पे, जैसे एग्जिट पोल आएगा अभी चुनाव के बाद कि ये जीतेगा वो हारेगा, यही तो विज्ञान है। तो इस आधार पे हम बोलते हैं कि यार विज्ञान है। इसमें कार्य कारण संबंध होते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, सार्वभौमिकता होती है, मूल्य मुक्त हैं। तो ये सब विज्ञान के पीछे होने के तर्क हैं। फिर अगर आपसे बोले कि विज्ञान नहीं है, इसके पीछे क्या तर्क है, इसी को बोल देना यार, सार्वभौमिकता भी नहीं है, कार्य कारण भी नहीं है। हम इंसानों में मूल्य होता है ना, बाकी में तो मूल्य नहीं होता, इंसानों के अंदर तो मूल्य है ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, जैसे एक ही व्यक्ति है, वो वोट देने जा रहा है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, और वो सोचा कि मैं पार्टी ए को वोट दूंगा, और मान लीजिए पार्टी बी वाला कहीं से आया, उसके जेब में ऐसे कुछ डाला, अब वो किसको वोट देगा बताओ। भाई रोबोट होगा तो जो सोच के जाएगा वही करेगा, इंसान तो इंसान है ना। पार्टी सी का आया, फिर डाला, वो ज़्यादा था, तो अब किसको करेगा। तो ये सब गलत चीज़ है। लेकिन आप ऐसे देखोगे ना मानवीय व्यवहार में, तो इंसान के अंदर मूल्य होते हैं और वो उसके आधार पे चलता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये तर्क हैं, जिससे विज्ञान नहीं, उसी को उल्टा करके लिख देना है। फिर अगली चीज़ है सत्ता और शक्ति। मैं आपको बताया कि जो शक्ति है, शक्ति मतलब वो है कि आपको किसी से वो कराना जो वो सामान्यतः नहीं करता। अब शक्ति 2 होती है, एक वैध होती है, एक अवैध होती है। शक्ति एक वैध होती है और एक अवैध शक्ति होती है। मैं आपको उदाहरण भी दिया कि लॉकडाउन में सरकार बोली कि बाहर नहीं निकलना है कोविड के समय, तो आप बाहर नहीं निकले। अब सरकार बोली मतलब वो वैध शक्ति है, ठीक। अवैध मतलब कोई आता बंदूक लेके बोलता कि निकलोगे तो मार दूंगा, तो भी आप नहीं निकलते, लेकिन वो अवैध शक्ति है। तो जो वैध शक्ति है, शक्ति प्लस वैधता, वो कहलाती है सत्ता, सीधी सी भाषा में। अब सत्ता 3 प्रकार की होती है, सत्ता 3 प्रकार की होती है। पहली होती है जिसको बोलते हैं पारंपरिक सत्ता, और ये देने वाला है, उसका नाम है मैक्स वेबर। ये नाम भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा।
पारंपरिक सत्ता मतलब ऐसे लोग जिनको परंपरा से, जैसे ब्रिटेन की महारानी है, वो महारानी का बेटा महाराजा महाराना, पहले के राजा महाराजा, ये पारंपरिक सत्ता थी। दूसरा होता है करिश्माई सत्ता, करिश्मा होता है लोगों का। जैसे गांधी जी, गांधी जी किसी राजा के बेटे तो थे नहीं ना, लेकिन उनका इतना करिश्मा था कि वो बोले कि भारत के लिए, आज़ादी के लिए आपको एक होना है, सब उनके पीछे आ गए, उनकी बातें भी लोग मानते थे, तो वो करिश्माई सत्ता है। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं कानूनी तार्किक सत्ता। कानूनी तार्किक सत्ता मतलब होता है ऐसी सत्ता जो कानून से मिलती है। अब मान लीजिए किसी को कानून से, कोई कलेक्टर है, कानून के तहत वो बने, कानून के तहत कोई प्रधानमंत्री बने, तो उनकी कानून के तहत जिसको सत्ता मिली वो कानूनी तार्किक सत्ता है। तो ये सत्ता के 3 प्रकार हैं जो आपको पता रहना चाहिए। अब शक्ति की अलग अलग परिभाषाएं हैं। शक्ति मतलब एडवर्ड मिल्स ने दी, इसने दी, उसने दी, आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। शक्ति के स्रोत क्या हैं? एक तो ज्ञान है, आपके पास ज्ञान है तो आप शक्तिशाली हो। एक सत्ता है, एक बल अगर आप यूज़ करते हो। आर्थिक साधन है, हथियार पे अगर आपका नियंत्रण है तो आप शक्तिशाली हो। आप प्रेम से भी शक्तिशाली बन सकते हो, आपका व्यक्तिगत आकर्षण भी शक्ति का स्रोत है। तो ये अलग अलग शक्ति के वो हैं। सत्ता में आपको बता ही दिया कि इसके 3 प्रकार होते हैं। और मैं अंदर इसलिए नहीं घुस रहा हूँ कि यार आप समझ गए होगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। इसके बाद फिर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम पूरा अंदर घुसेंगे, तो फिर ना राजनीति विज्ञान की पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है जिसको बोलते हैं परंपरागत पद्धति, और एक बोलते हैं जिसको बोलते हैं आधुनिक पद्धति। मतलब एक है परंपरागत और एक है आधुनिक। परंपरागत पद्धति वही बोलती है कि हम राज्य का अध्ययन करेंगे, हम सरकार का अध्ययन करेंगे, हम दोनों का अध्ययन करेंगे। परंपरागत, परंपरा से जो चल रहा है। आधुनिक ये बोलती है कि यार शक्ति का भी अध्ययन करो, सत्ता का भी अध्ययन करो, लोगों के प्रभाव का भी अध्ययन करो। तो आधुनिक पद्धति क्या बोलती है कि अलग अलग चीज़ों का आपको अध्ययन करते रहना है। मतलब आधुनिक पद्धति जो हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, मतलब आधुनिक ये बोलता है कि यार ये तो पुरानी चीज़ हो गई ना, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, बाकी चीज़ों का। आप शक्ति को देखो क्या है, सत्ता क्या है देखो, राजा का व्यवहार क्या है, मतलब सरकार का व्यवहार क्या है, वो सब देखो। ये आधुनिक पद्धति बोलती है। फिर 2 चीज़ और आती हैं, एक आता है व्यवहारवाद और एक आता है उत्तर व्यवहारवाद। ये जो राजनीति को विज्ञान बोलते हैं ना, ये इसी की देन है, व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद बोला कि यार पुराने ज़माने में जो प्लेटो का मन किया कुछ भी बोल दिए, अरस्तु कुछ भी बोल दिए, वो थोड़ी इस विषय होता है। आप राजनीति को एक विज्ञान बनाओ, आप ऐसे डाटा लाओ जो क्वांटिफिएबल हों, जिनको मेज़र किया जा सके, जिसको नापा जा सके, जो मूल्यों से तटस्थ हों। अब तुम बोले कि सब अलग अलग होते हैं, इंसान अलग अलग होते हैं, हम कैसे प्रयोगशाला साइंस में तो होती, ये सब कुछ नहीं है। आपको अपने को विज्ञान बनाना है, ये व्यवहारवाद का जोर था। मतलब आप भविष्यवाणी कर सको। तो इसमें एक डेविड ईस्टन थे, वो इसके विशेषताएं बताए अलग अलग, कि वो मेजरेबल हो, परिमाणीकरण हो, मूल्यों से तटस्थ हो। लेकिन दिक्कत ये हुई कि फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि यार राजनीति विज्ञान तो अध्ययन करता है इंसानों का, इंसान रोबोट तो है नहीं ना जिसको आप बिल्कुल नाप लोगे। तो एक दूसरी धारा आई जो उत्तर व्यवहारवाद की, वो बोली यार इंसान के अंदर मूल्य होते हैं, उसको आप रोबोट नहीं बना सकते। तो ये बोला कि मूल्यों की बात करो, पहली चीज कि मूल्यों की बात करो। ये क्या करते थे, ये जोड़ घटाना जैसे विज्ञान में चलता है ना, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा को खोज रहे हैं। ये बोले भाई राजनीति विज्ञान में जो लोगों की समस्या है उसकी बात करो ना। लोगों के पास गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, महिलाओं की समस्याएं हैं। तो ऐसी बात करो जो कार्य कर सके, जिस पे जो लोगों की सच में समस्या है, एक्शन ओरिएंटेड बात करो। तो क्योंकि जब ये करने लगे ना राजनीति विज्ञान वाले कि जोड़ घटाना, इसका सर्वे उसका सर्वे, सैम्पलिंग की हमको विज्ञान बनाना है, वो वैज्ञानिक बन गए। तो लोगों को लगा फिर इसको हम पढ़ें क्यों भाई, ये हमारे लिए काम का क्या है। इसीलिए फिर उत्तर व्यवहारवाद आया जो बोला कि राजनीति विज्ञान में मेन चीज़ होती मूल्य, मूल्यों की बात होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड बात होना चाहिए। ये इसकी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। ठीक, जो व्यवहारवाद है ये वैज्ञानिक पद्धति है जो
ये देखता है कि यार क्या संरचना है, उसका क्या कार्य है। जैसे विधायिका है, उसका कार्य क्या है, कानून बनाना। इसकी बात करता है व्यवहारवाद। ठीक। ये क्या करता है, अनुभव की बात करता है। वो बोलता है कि यार आपके पर्यावरण की भी बहुत सारी भूमिका होती है। उसके बाद फिर आती हैं जैसे इष्टन का अलग अलग है, नियमितताएं, मानव व्यवहार को सामान्यीकरण करेंगे, मापिंग करेंगे, अनुसंधान करेंगे। ये पीडीएफ में डाल दूंगा, मत परेशान होइए। जो उत्तर व्यवहारवाद है वो ये बोलता है कि यार पहले तो आप नैतिकता पे जोर दो, मूल्य पे जोर दो। दूसरा रिलीवेंस की बात करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कुछ तो रिलीवेंस होना चाहिए ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वो, उसका आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं। तो वो व्यवहारिक भी होना चाहिए, आपको एक्शन के प्रति कमिटमेंट भी होना चाहिए, प्रासंगिकता होना चाहिए। और आपके सिद्धांत के केंद्र में इंसान होना चाहिए, इंसान के लिए आपको काम करना चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवाद है। अब हम आ गए यूनिट 2 में। इसको मैं आपको पढ़ाई दिया हूँ। राज्य की परिभाषा पहले है। ठीक। तो राज्य की जैसे जैसे अरस्तु बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज के बिना नहीं रह सकता, उसी से राज्य बनता है। प्लेटो बोला एक आदर्श राज्य के बारे में। हॉब्स लॉक बोले कि राज्य वो है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तो राज्य इसीलिए बना कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके। अब राज्य के अलग अलग तत्व हैं। जैसे अगर आप विकास देखोगे तो पहले आदिम समाज रहा होगा, फिर जनजाति आया होगा, फिर प्राचीन राज्य, फिर आधुनिक राज्य। फिर राज्य के तत्व हैं, जैसे पहला जनसंख्या है जो हम लोग बात किए, दूसरा भूभाग है, तीसरी सरकार है और चौथी संप्रभुता है। संप्रभुता दो प्रकार की होती, एक होती आंतरिक, एक होती बाह्य। आंतरिक मतलब जैसे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, भारत के देश के लोग अगर उनकी बात मान रहे हैं तो वो आंतरिक संप्रभुता है। मतलब ये मेरा देश है, अब इसके अंदर मेरी बात मानी जा रही तो ये आंतरिक है। देश के बाहर से अगर कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जैसे अमेरिका बोला कि ये करो, हम नहीं मानेंगे, तो ये मेरी बाह्य संप्रभुता है। मतलब बाहरी चीज़ों से भी मैं दबाव में नहीं आऊँगा। अब राज्य उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं, इसको मैं एक एक करके आपको बता ही देता हूँ। पहला दैवी सिद्धांत है, ये तो अपन पढ़े ही लिए ना। दैवी वो है जो ये बोलता है कि यार मात्स्य न्याय की स्थिति थी, बड़ी मछली छोटी को खा लेती थी, मजबूत कमजोर को मारते थे, इसलिए लोग भगवान के पास गए। भगवान उनको बोले कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे लिए एक राजा भेज देता हूँ, अपना प्रतिनिधि भेज देता हूँ। और वही राजा फिर इनके ऊपर शासन किया। मतलब राजा जो है भगवान का एक रूप है, ये दैवी सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता क्या बोलता है, सामाजिक समझौता ये बोलता है कि लोग आपस में बैठे, समझौता किए और राज्य का निर्माण किए, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसमें तीन चिंतक हैं, एक का नाम है हॉब्स, एक का नाम है लॉक और एक का नाम है रूसो। हॉब्स बोला कि इंसान ना खराब होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। लॉक बोला इंसान अच्छे होते हैं, यार इतने भी खराब नहीं है। और तीसरा रूसो था जो बोला अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, भाई परिस्थिति के ऊपर है। और उसके आधार पे जो वो सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत को बोलते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो ये है शक्ति सिद्धांत। इसको बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। चुनाव होता है क्या, भाई जो ताकतवर है वो राजा है। शक्ति सिद्धांत यही बोलता है कि राज्य, जिसके पास ताकत थी वो राज्य बना लिया, उससे धीरे धीरे राज्य बनते गए। शक्ति सिद्धांत है सीधा सीधा। और चौथा है जिसको बोलते हैं विकासवादी। विकासवादी ये बोलता है कि राज्य यार धीरे धीरे बना, परिवार से बना होगा, वन से बना होगा, खून से बना होगा, समझौते से बना होगा, भगवान से बना होगा, मतलब सबसे मिलके धीरे धीरे राज्य बन गया। एक मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी, जो ये बोलता है कि एक परिवार रहा होगा, उसमें किसी की सत्ता रही होगी, परिवार का मुखिया रहा होगा, वो परिवार धीरे धीरे बढ़ते गया होगा और वो राज्य बन गया होगा। तो ये राज्य उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं जो हमको जानना चाहिए। ठीक। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे वो पहले बताया कि प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था मतलब समझौता होने से पहले इंसान कैसे थे, फिर समझौता हुआ, उसके बाद समझौते के बाद क्या हुआ। ठीक। मतलब एक प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, फिर राज्य का स्वरूप क्या है। जैसे हॉब्स जो थे वो प्राकृतिक अवस्था क्या बोले, लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, फिर क्या हुआ, समझौता हुआ, उनकी किताब का नाम है लेवियाथन। और उसके बाद फिर राज्य जो है एक निरंकुश राज्य बना। लॉक क्या बोले कि लोग ना लड़ नहीं रहे थे, प्रेम से रह रहे थे, लेकिन
जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, मतलब उनका जीवन, उनकी स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति, इसके लिए दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो समझौता किए। दो समझौता किए, एक लोग आपस में किए, एक अपने प्रतिनिधि से किया, और उसके बाद फिर राज्य इनकी स्वतंत्रता को की रक्षा किया। तीसरा रूसो है। रूसो बोला हर इंसान के अंदर दो इच्छाएं होती हैं, एक होती है अच्छी इच्छा और एक होती है खराब इच्छा। एक वो बोला, मतलब, और बोला जो लोगों की अच्छी इच्छा है ना, उसी से एक इच्छा बनती है जिसको बोलते हैं जनरल विल या सामान्य इच्छा, और उसी की बात रूसो की, और उसी के आधार पे शासन होना चाहिए। फिर ये राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है, जो ये बोलता है कि राज्य लंबे समय में परिवार, जनजाति, ऐसे धीरे धीरे करके राज्य बनते गया। अब राज्य के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत ये है कि राज्य क्या है, मैं पहली चीज बताया ना, इसीलिए शुरू में बता दिया। वो बोलता है कि राज्य ना एक वर्गीय संघर्ष है। वर्गीय संघर्ष मतलब दो वर्ग होते हैं, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। तो जो अमीर है वो गरीबों का शोषण करते हैं, और राज्य क्या है, अमीरों के हाथ की एक संस्था है। ठीक, तो समाज में वर्गीय संघर्ष है पहली चीज। राज्य क्या है, दमन करने वाला उपकरण है, मतलब गरीबों को, मजदूरों को मारता है, नियंत्रित करता है। फिर जब मैं बोला कि अब मार्क्स क्या बोला, जितने गरीब हैं वो क्या करेंगे, क्रांति करके अमीरों को मार डालेंगे। जब मार डालेंगे तो एक वर्ग खत्म हो गया ना, तो अब कौन सा समाज बना, वर्ग विहीन समाज बना। फिर वो बोला कि यार जब वर्ग विहीन हो जाएगा, सब अच्छे से चलेगा, तो फिर आखिरी में राज्य विहीन समाज बनेगा। मतलब अगर आप अच्छे से समझो तो मार्क्स क्या बोला, सबसे पहले बोला कि राज्य क्या है, एक वर्गीय संस्था है, मतलब वर्ग रहते हैं अलग अलग, अमीर गरीब, इसको वो बोला बुर्जुआ और सर्वहारा। ठीक, दूसरा क्या बोला कि राज्य क्या है, शोषण का यंत्र है। शोषण का यंत्र मतलब राज अमीरों के तरफ से गरीबों का शोषण करता है। अब जब गरीब क्रांति कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग खत्म हो जाएगा। अब गरीब क्रांति करके अमीरों को मार दिए ना, तो अब दो वर्ग थे तो वर्ग था, अब एक एक ही बचे तो वर्ग थोड़ी कहलाएगा, तब हो जाएगा वर्ग विहीन समाज। और धीरे से बोला कि जब वर्ग नहीं रहेगा, सब आराम से रहेंगे, तो फिर धीरे से राज्य भी खत्म हो जाएगा। मतलब उसका उद्देश्य था एक राज्य विहीन साम्यवादी समाज बनाना। ये मार्क्सवाद का राज्य है। दूसरा उदारवाद का राज्य क्या है, तो लास्की के अनुसार, मतलब पहले तो उदारवाद ये है मेन। उदारवाद का अगर एक लाइन में आप समझो तो मार्क्सवाद चाहता है सब लोग समान हो, उदारवाद चाहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। और व्यक्ति को स्वतंत्रता कब मिलेगी, जब राज्य कम से कम हस्तक्षेप आपके ऊपर करेगा। समझ रहे, जैसे वो बोलते हैं राज्य ना अंपायर जैसे हो, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है। अंपायर केवल ये देखता है ना कि सब नियम से हो रहा है कि नहीं। जैसे आपके घर नाइट वॉचमैन है, आपकी कोई कॉलोनी होगी या किसी कॉलोनी में जो वॉचमैन रहता है, वो बस ये देखता है कि यार बाहर से कोई चोर ना आए, कोई डकैती ना हो। बाकी उसको कोई मतलब थोड़ी है कि तुम 12 बजे क्यों सोए, तुम 2 बजे क्यों उठे, तुम, आपके व्यक्तिगत जीवन से उसको मतलब नहीं है ना। तो उदारवादी बोलते हैं कि राज्य केवल बाहर से आक्रमण को रोके, आपस में चोरी डकैती को रोके, बाकी व्यक्ति को जो करना है करने दे। इसी को बोलते हैं न्यूनतम राज्य, मतलब राज्य कम से कम काम करे। अगला वो बोलते हैं, उनका उद्देश्य है कि जो व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता है, जो आपका अधिकार है, उसकी रक्षा हो, आपकी संपत्ति की रक्षा हो, और ये व्यक्ति की तार्किकता में भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि व्यक्ति विवेकवान है, इसीलिए राज्य को बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, संवैधानिक शासन होना चाहिए। ये उदारवादी हैं। और ये जो नौ उदारवादी है ना, ये निजीकरण, मुक्त बाजार, इसकी बात करते हैं। मतलब अभी जैसे नौ उदारवादी बोलते हैं कि यार राज्य की कंपनी क्यों रहेगी, सभी कंपनियां रहे ना, बाजार रहे। जो आप पढ़ते हैं ना 1990 में उदारीकरण आया, जिसमें बाजार की बात हुई, सभी बाजार से होगा, व्यक्ति वो लेगा जो सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जैसे बीएसएनएल की सिम किसके किसके पास है, नौ उदारवादी बोलते हैं बीएसएनएल ही क्यों रहेगा, एयरटेल भी आए, जियो भी आए, आइडिया भी आए, जो सस्ता रहेगा वो लोग खरीदेंगे। इसी को बोलते हैं मुक्त बाजार। हमको चीन का सामान सस्ता मिलेगा, हम चीन का लेंगे, किसी का मोबाइल नहीं होगा भारतीय, सब चीन से ले रहे हैं। यही नौ उदारवाद है। ठीक, और राज्य सीमित हस्तक्षेप करेगा, वैश्वीकरण रहेगा। जो बहुलवादी सिद्धांत है वो बोलता है कि जो अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समूह हैं, उनका एक सामंजस्य होना है। इसमें क्या है, एक तो राज्य क्या करता है, जो अलग अलग समूह हैं उसके बीच एक सामंजस्य बनाता है। वो लोकतंत्र की बात करता है, सभी की सहभागिता हो,
इसकी बात करता है, ये बहुलवाद है। फिर कानून क्या है? अगर कानून आपसे पूछे कि कानून क्या है, तो कानून क्या है? समाज में शांति व्यवस्था न्याय स्थापित करने के लिए जो नियम है, सिद्धांत है, उनका एक समूह है। इसके उद्देश्य क्या है? इसका पहला उद्देश्य है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में सुधार हो। अब कानून के स्रोत क्या है? सबसे पहला स्रोत तो आपका संविधान है, उसके बाद हम विधायिका है, जो विधायिका कानून बनाती है, फिर न्यायपालिका जो निर्णय देती है, वो भी विधि के स्रोत है, जो परंपराएं हैं वो भी हैं। फिर इसकी अलग अलग विधि होती हैं, जैसे संवैधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, संपत्ति विधि, ये सब विधियों के, अंतर्राष्ट्रीय विधि। अगली चीज़ है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य वो राज्य है जो जनता का कल्याण करता है। अभी हम पढ़े शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना पीना, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान, सभी क्या करता है? लोक कल्याणकारी राज्य करता है। जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय करता है, लोगों क्या के लिए एक शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, अमीरों से टैक्स लेता है, गरीबों में बांटता है, ये भी राज्य का काम है, अधिकारों की रक्षा करता है, सेवाएं देता है, परिवहन, स्वच्छता। ठीक, तो यही है आपका लोक कल्याणकारी राज्य। क्या देगा? शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, रोजगार देगा, सामाजिक सुरक्षा जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, फिर महिलाओं के लिए काम करेगा, बच्चों के लिए काम करेगा, गरीबी हटाने के लिए काम करेगा, बेरोजगारी हटाने के लिए काम करेगा, जन सुविधाएं देगा। तो ये सब क्या है? आपके लोक कल्याणकारी राज्य के काम है। ठीक, दिक्कत क्या है कि हर भ्रष्टाचार हो जाता है, बहुत ज़्यादा राज्य जब काम करता है, संसाधनों की कमी हो जाती है, फिर लोग ना राज्य के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो खुद करना नहीं चाहते। अगली अवधारणा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब होता है, जैसे आप एक राष्ट्रवादी, मतलब आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं और राष्ट्र के लिए मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्र की जो परंपराएं हैं, राष्ट्र के जो क्या बोलते हैं, आपके आंदोलन करने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका सम्मान करते हैं। राष्ट्र के लिए कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, यही राष्ट्रवाद है, अपने देश के प्रति प्रेम रखना। ये अलग अलग होता है, भाषा के एक लोग राष्ट्रवाद हो जाता है, सामाजिक समानता के आधार पर राष्ट्रवाद हो जाता है, इतिहास के आधार पर राष्ट्रवाद हो जाता है। तो ये राष्ट्रवाद अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपकी संस्कृति सेम है, जैसे ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, भाषा सेम है, धर्म सेम है, तो राष्ट्रवाद होता है। अगर आप एक देश में रहते हैं राजनीतिक, तो राष्ट्रवाद होता है। सामाजिक एकता में भी राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद से हमको एक गर्व होता है। आपसे कोई बोलेगा आप क्या हो, तो मैं एक भारतीय हूँ। तो एक होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक मतलब जैसे आप अपनी संस्कृति पे गर्व करते हो, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। एक होता है राजनीतिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक मतलब हम भारतीय हैं इसलिए राष्ट्रवाद है। एक होता है नागरिक राष्ट्रवाद। एक होता है आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे अब चीन से अगर हमारी लड़ाई हो जाए तो हम राष्ट्रवादी, हम बोलेंगे हम चीन का सामान ही नहीं लेंगे, तो वो आर्थिक राष्ट्रवाद है। एक धार्मिक राष्ट्रवाद है कि हमको अपने धर्म के नाम पे राष्ट्र की बात करना है। अच्छी चीज़ें क्या है? इससे एकता आती है, स्वतंत्रता मिलती है, जागरूकता आती है, विकास होता है। दिक्कत क्या है? लोग आपस में लड़ते हैं। इससे क्या होता है? कोई देश आपको गुलाम बना लेता है, विविधता नहीं आती, तो ये सब इसकी कमियां हैं। तो ये सब आपकी दूसरी यूनिट हुआ। अगले में हम, वीडियो हो सकता है बहुत लंबा हो जाए, इसलिए अगले 10-15 मिनट एक दूसरा वीडियो में डाल दूंगा जिसमें यूनिट 3 और 4 को थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे। आप सब अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अगले भी जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप हम लोग कमेंट में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।